जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम ऐसे राइटिंग को डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड टू सीएपीएफ पेपर 2। नाउ हमने स्कूल टाइम से ही किसी ना किसी लेवल पर हमने ऐसे राइटिंग करी होती है। सो हमें पता है कि क्या लिखना है और मोटा मोटा कैसे लिखते हैं। क्लियर। लेकिन जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी होती है। हमको काफ़ी सारे कॉन्शियस डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऐसे राइटिंग के दौरान। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक डिसेंट लेवल का ऐसे लिखेंगे जिसमें हमको एक अच्छा स्कोर मिलेगा। क्लियर। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। वी विल कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल एज ऑलवेज। नाउ फर्स्टली, जब भी ऐसे लिखना है आपको तो उसमें कुछ चीजें हैं जो हमको पहले से पता होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज है कि वी हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज जिसमें हम ऐसे लिखने वाले हैं ना। फिर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ जैसे कि। सो अगर मुझे इंग्लिश में एक ऐसे लिखना है तो मुझे ऑक्सफोर्ड लेवल की इंग्लिश नहीं चाहिए। क्लियर, शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं चाहिए। बट एक डिसेंट लेवल ऑफ इंग्लिश चाहिए जिसमें मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाऊँ। सो दैट मच केपेबिलिटी वी नीड। क्लियर। सेकेंड चीज आती है कंटेंट। नाउ कंटेंट हैज टू पार्ट्स। इसमें पहला पार्ट जो है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। मीन्स आपके टॉपिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को, एस्पेक्ट्स को आप कोरिलेट कर पाते हो। क्लियर। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला पार्ट है ये। और जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज योर फैक्चुअल पार्ट, जिसमें आपके डेटा पॉइंट्स आते हैं कि आपने कोई भी अंडरस्टैंडिंग जो आपके मन में है या आपने जो भी चीज़ लिखी है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट कि डिजिटल रिवॉल्यूशन ने रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाई है। सो आपने ये पॉइंट बोला है ना कि आपने बोला कि ऐसा हुआ, लेकिन हाउ विल यू सब्सटेंशिएट? तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमने ब्रॉडबैंड से इतनी सारी कनेक्टिविटी करी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा पॉइंट है उससे रिलेटेड। क्लियर। डीबीटी ट्रांसफर्स के बारे में आप मेंशन करोगे। सो दीज आर द डेटा पॉइंट्स। सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स दैट कम अंडर कंटेंट। थर्ड आपके पास आता है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कंटेंट एक रेगुलर फैशन में ऑर्गेनाइज्ड हो। मीन्स इरेगुलरिटी और मेसी हॉटपॉट सिचुएशन नहीं बननी चाहिए कि आपने कुछ भी आपने क्या बना दिया है कि खिचड़ी बन गई है। क्लियर। कई बार ऐसा होता है जब हम बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग के, बिना फॉर्मेट सोचे हुए ऐसे को लिखते हैं ना, तो बहुत सारे पॉइंट हमारे लिखते लिखते बीच में याद आते हैं और उनको हम कहीं पे भी लिख देते हैं। सो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। सो वी डोंट वांट टू डू दैट। क्लियर। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर लेजिबिलिटी ऑफ राइटिंग। तो ध्यान रखना कि आपको बहुत ज़्यादा सुंदर राइटिंग में तो कुछ नहीं लिखना है, लेकिन इतना लिखना है कि किसी को समझ आ जाए पढ़ने वाले को। क्लियर। सो एग्जामिनर मस्ट बी एबल टू रीड व्हाट यू हैव रिटन। चलिए, सो ये तो हमारी चार चीज़ें वो हैं जो हमको दिमाग में रखनी है बिफोर स्टार्टिंग टू राइट एन ऐसे। अब आते हैं कि ऐसे राइटिंग में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। नो, ये है हमारे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब हम इन सब के ऊपर जाएंगे वन बाय वन कि इंट्रोडक्शन में कैसे कवर होगा, बॉडी कैसे कवर होगी एंड फाइनली कंक्लूजन कैसे कवर होगा। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है एग्जामिनर के ऊपर और इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लो। मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली बाद में एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसको समझ आएगा कि इस कैंडिडेट के पास इतनी सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बात की बात है। लेकिन पहला इंप्रेशन उसका क्या है? आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। सो हाउ विल यू स्टार्ट एन ऐसे? सो मोस्ट कॉमन तरीका जो अच्छे कैंडिडेट्स लिखते हैं वो है आपका कोटेशन का तरीका। सो आप एक कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड वे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग इज कोटिंग अ न्यूज़। कुछ भी एक न्यूज़ में चल रहा है, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट आया, मान लो साइबर वॉरफेयर पे आपके पास कुछ आ गया और या फिर साइबर थ्रेट्स पे कुछ आ गया, तो आप मेंशन कर दो कि कहीं पे एक साइबर अटैक हुआ हो, उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। तो उससे आपकी स्टार्टिंग अच्छी लगती है। और एक जो अलग मेथड आप यूज कर सकते हो वो है गिविंग एन एग्जाम्पल। नाउ लेट्स जस्ट से कि कोई एग्जाम्पल देके आपने समझा दिया। जैसे कि डिफेंस पे अगर कोई आ गया, इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस पे आ गया, तो उसमें एग्जाम्पल दे दो ना कि कौन कौन से हमारे इंडिजिनस वेपन्स है। तो एग्जाम्पल वहां से स्टार्ट कर दो। सो दैट इज अ ग्रेट वे ऑफ स्टार्टिंग एन ऐसे। नाउ एक लीस्ट प्रेफरेबल मेथड जो मैं मानता हूँ दैट इज योर डेफिनेशन बेस्ड मेथड। क्लियरली वी डू नॉट वांट टू स्टार्ट विद एन डेफिनेशन। अगर आप ऐसा करोगे सो बुरा तो कुछ नहीं है, मीन्स इट्स ऑल्सो ओके, ऑल राइट, बट अवॉइड दैट बिकॉज ये बहुत ऐसा लगता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपने लिख दिया कि डेफिनेशन स्टार्ट कर दी।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डिजिटल वॉरफेयर आता है, सो आपने स्टार्ट कर दिया डिजिटल वॉरफेयर क्या है, सो वो बहुत ही एक बोरिंग तरीका है स्टार्ट करने का और स्ट्राइकिंग तो कतई नहीं लगता है। सो अवॉइड स्टार्टिंग योर ऐसे विद अ डेफिनेशन। आपके पास और ऑप्शंस भी तो है। कोई न्यूज़ आप कोट कर सकते हो, आप कोई एग्जांपल दे सकते हो, आप कोई कोटेशन लिख सकते हो। क्लियर? और मुझे लगता है कि अगर आपने पेपर 1 के लिए सिंसियरली प्रिपेयर किया है, सो देन डेफिनिटली यू कैन कोट सम न्यूज़ एट द वेरी लीस्ट। आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा कि जो रिसेंट डेवलपमेंट रही है। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन एंड दिस इज़ हाउ यू इंट्रोड्यूस योर एसे टू द एग्जामिनर। डन? नाउ सेकंड पार्ट आता है जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज योर बॉडी, जिसमें आपका आपने अपनी पूरा सब कुछ झोंक देना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना नॉलेज, सब कुछ आपको उसमें दिखाना है। सो इसमें क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है? तो पहला तो है कि आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स तो दिखाने ही है, मल्टीपल डिमेंशंस बतानी है। आप मोनोटोनस नहीं हो सकते हो किसी भी चीज को लेके। अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया है और उसके को रिलेशंस आप नहीं बता पा रहे हो कि वो किन किन चीज़ों के साथ को रिलेटेड है, सो दैट मीन्स इट इज़ वन डायमेंशनल और आपको कम नंबर मिलेंगे। क्लियर? सो वी हैव टू इंक्लूड मल्टीपल डायमेंशंस। सेकंड, योर एसे शुड हैव डायनामिक कंपोनेंट्स। डायनामिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है जो चीज़ आपकी क्या है, अभी चल रही है, कंटेम्प्रेरी में क्या चीज़ें कनेक्टेड है उसके साथ, सो वो मेंशन होनी चाहिए। सो इफ इट डज नॉट हैव दोज थिंग्स, इट विल लुक कि आपको अवेयरनेस नहीं है अपने रियल टाइम पे जो हो रहा है आजकल। सो करंट एलिमेंट्स मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर एसे। थर्ड आपका होता है कि आपका कोई भी बायस शो नहीं होना चाहिए व्हेनेवर यू आर राइटिंग एसे। और ये चीज़ आर्ग्यूमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए एनी टॉपिक। अगर नेगेटिव टॉपिक है तो उसमें भी आपको क्या करना है, एक बैलेंस अप्रोच देनी है। पॉजिटिव टॉपिक है उसमें भी आपकी बैलेंस अप्रोच ही आनी चाहिए। मान लीजिए रिजर्वेशन आ गया, सो उसमें आपका बायस नहीं आना चाहिए कभी भी। क्लियर? यूसीसी आ गया तो यूसीसी में आपका बायस नहीं दिखना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ फोर्थ पार्ट, जो कि हम सभी को पता है कि फैक्चुअली हमको करेक्ट होना है। हम कोई भी गलत फैक्ट को कोट नहीं करना चाहते अपने एसे में, बिकॉज इट ऑल्सो शोकेसेस योर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सो अगर आप एसे में ही गलत चीज़ें लिख रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर नॉट बीइंग ट्रूथफुल और आपके अंदर वो ऑनेस्टी नहीं है। सो ट्राई टू राइट ओनली फैक्चुअली करेक्ट थिंग्स। अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने मन से फैक्ट्स बनाने हैं। सो उसको अवॉइड करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स बनाते हैं अपने मन से फैक्ट, और कई बार ऐसा होता है ना कि वो फैक्ट्स शायद एग्जामिनर को भी लग जाए कि रियल है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि एग्जामिनर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इसने अपने आप से बना दिया है। इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज एग्जामिनर्स आर वेल रेड पीपल। सो डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन योर एसे। क्लियर? सो ये है हमारा बॉडी में जो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। सो नाउ बॉडी को लिखने के लिए मैं पर्टिकुलरली 3 मेथड्स का यूज़ करता हूँ। सो वो जो 3 मेथड्स है वो कौन-कौन से हैं? पहला है दैट इज़ यूजिंग द मल्टीपल एस्पेक्ट्स। ठीक है? सो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही मेरे पास कोई भी टॉपिक आता है ना, आई फ़ील कि इस टॉपिक में बहुत सारे डिमेंशंस हैं। जैसे कि डिमेंशंस का मतलब, मान लीजिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, आपका लीगल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल एंड एथिकल। सो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स के मैंने नाम दिए ताकि माइंड में वो चीज़ें बैठी रहें। क्लियर? सो अगर आपके मेरे को कोई टॉपिक दिखता है जिसमें मुझे लग रहा है कि यार 4, 5, 6, 7 एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, मिनिमम अराउंड 5-6 एस्पेक्ट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं। सो मैं क्या करूँगा ना कि मैं उसमें पैराग्राफ्स फॉर्म करूँगा इन एस्पेक्ट्स को लेके। सो दैट इज़ द कंडीशन। क्लियर? सो ये एक फॉर्मेट है। सेकंड फॉर्मेट जो कि यूज़ करा जा सकता है, जो बहुत ही कॉमन है, दैट इज़ पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। कि आपने पास्ट में उसका एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया, बैकग्राउंड क्या है टॉपिक का, देन अभी प्रेज़ेंट कंटेम्परेरी क्या चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, वो लिख दिया आपने, एंड देन फाइनली आपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव दे दिया। सो पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर, सिंपलेस्ट वे टू राइट एन एसे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड वाला, जिसमें आप बताएंगे पहले कि व्हाट और हाउ, देन आप मेंशन करेंगे व्हाई, एंड देन द इम्प्लीकेशन, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्प्लीकेशन, एंड देन फाइनली द वे फॉरवर्ड। क्लियर? सो दीज आर द 3 मेथड्स विच आई यूज। नाउ अब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि इन मेथड्स को किस तरह यूटिलाइज करेंगे और किन किन टॉपिक्स में, किस तरह के टॉपिक्स में ये मेथड यूटिलाइज हो सकता है। चलिए
सबसे पहले आता है मल्टीपल एस्पेक्ट फॉर्मेट। ना मल्टीपल एस्पेक्ट फॉर्मेट में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आपको शॉर्टर पैराग्राफ्स बनाने हर एक एस्पेक्ट के लिए, हो सके जितना हो सके। आप 2 एस्पेक्ट्स को साथ में नहीं करना चाहोगे कंबाइन। क्लियर? सेकंड, आपके एस्पेक्ट्स जो हैं या फिर आपने जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बताए हैं अलग-अलग पैराग्राफ में, उनके बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने पहले हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से स्टार्ट किया, देन आपने ज्योग्राफिकल किया, आपने कोई लीगल एस्पेक्ट दिया एंड देन उसके बाद आप जा रहे हो उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे। सो इट्स अ स्मूथ ट्रांजिशनिंग। क्लियर? आप एब्रप्टली इधर से उधर नहीं जाना चाहोगे कि आपने स्टार्ट ही किया एथिकल से एंड देन आप अचानक से आ गए उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे और देन आपके पास अचानक से आपको याद है अच्छा सोशल कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूँ। सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। हैव अ स्मूदर ट्रांजिशन बिटवीन द पैराग्राफ्स। एंड थर्ड इज द, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मैं रखता नहीं था, बट आई ऑलवेज ट्राइड यूजिंग सटल हिंट्स, जिसमें एग्जामिनर को अंदाजा लग जाए कि मैं इसमें इकोनॉमी की बात करने वाला हूँ, मतलब फिनेंस रिलेटेड थिंग्स बात करने वाला हूँ। इस पैराग्राफ में मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो मान लीजिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, या फिर इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि जिससे पता चल जाए कि मैं क्या बताने वाला हूँ। क्लियर? सो ये है हमारा मल्टीपल एस्पेक्ट फॉर्मेट, इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ जो ये मेथड है मल्टीपल एस्पेक्ट वाला, ये उन टॉपिक्स पे ज़्यादा सूटेबल बैठता है जहाँ पे आपके मल्टीपल एस्पेक्ट्स इजीली आपको दिख रहे हैं, आपके माइंड में सेग्रीगेट हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए, दैट इज रोल ऑफ सीएपीएफ इन नेशन बिल्डिंग। सो इसमें तो एक ये अच्छा खासा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप डाल सकते हो। आप इसमें सोशल एस्पेक्ट डाल सकते हो, आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डाल सकते हो, आप इसमें हमारा जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट डाल सकते हो, आप इसमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट डाल सकते हो, आप इसमें, ठीक है, क्लियर? सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप इसमें डाल सकते हो। क्लियर? सिमिलरली अनदर टॉपिक इज इंग्लिश इन इंडिया, डेवियांस और वेरियांस। ये 2024 में आया था, मैंने लिखा भी था इसके ऊपर ऐसे अपने एग्जाम में। सो इसमें भी आपके पास बहुत सारे क्या है कॉन्टेक्स्ट हैं कि इंग्लिश में आपको क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश इन इंडिया कि इसका क्या यूज़ है, क्या ये डेविएंट है, क्या इसमें वेरिएंस है, मींस कॉमनैलिटी है या फिर कोई डेविएशन क्रिएट करता है। सो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, कि अलग-अलग ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। सो दैट कैन आल्सो बी मेंशन्ड। सो आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा कि मल्टीपल एस्पेक्ट फॉर्मेट किन जगहों पे हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे माइंड में क्लियर कट सेग्रीगेशन आ रहे हैं कि ये चीज़ें हम बता सकते हैं अलग-अलग टॉपिक्स में। तो कोशिश ये करनी होती है कि करीबन अगर आपके पास 5 एस्पेक्ट्स बन रहे हैं जो आप डिफरेंशिएट कर पाओ, सो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ राइटिंग द बॉडी फॉर दीज़ काइंड ऑफ टॉपिक्स। नाउ व्हाट और हाउ वाला मेथड जो हमने बताया था कि स्टार्ट हम क्वेश्चनिंग से करेंगे कि पहले क्या चीज़ है, कैसे है, देन क्यों है, देन इम्प्लीकेशन एंड फाइनली द सॉल्यूशन सजेशन। तो ये भी एक फॉर्मेट है। यूजुअली इसमें आपको कोशिश करनी है कि आपने हर चीज़ के लिए सेपरेट पैराग्राफ करना है। पहले पैराग्राफ में जैसे कि आपने समझा दिया कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और वो चीज़ का जो बेसिस है वो क्या है। सेकंड चीज़ में आपने बता दिया क्यों है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस या फिर उसका सिग्निफिकेंस जो भी है। थर्ड में आपने बता दिए इम्प्लीकेशंस। नाउ इम्प्लीकेशन में आपके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आ गए एंड देन फाइनली आपका आ गया जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो गया या फिर आप जिसको बोलते हो सॉल्यूशन सजेशन पार्ट। क्लियर? इसमें भी क्या चीज़ है, आपको सेपरेट पैराग्राफ रखने हैं, स्मूथ ट्रांजिशन रखना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर अवॉइडिंग अ रेपिटिशन। रेपिटिशन तो आपको अवॉइड करना ही है। पर ये वाला जो फॉर्मेट है ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये उन जगहों पे ज़्यादा यूज़ हो सकता है या फिर उन टॉपिक्स पे ज़्यादा यूज़ हो सकता है जो इश्यू बेस्ड है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिप्टो करेंसी या थ्रेट टू वर्ल्ड ट्रेड। सो इट इज़ अ इश्यू बेस्ड। सो इसमें आप ये वाला पर्टिकुलर वे यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग अ एसे। नाउ थर्ड हमारे पास आता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है किसी भी ऐसे को लिखने का और सबसे ईज़ीएस्ट तरीका है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया आपने, पास्ट में क्या हुआ है, अभी कंटेम्परेरी में क्या चल रहा है एंड देन फाइनली आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या बनेगा। सिंपली आप इस वाले मेथड को हर टॉपिक के साथ एडजस्ट कर सकते हो और एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से लिखूं, सबसे बढ़िया तरीका है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर? नो कंफ्यूजन, नो डाउट्स, जस्ट स्टार्ट विद इट। और ये अच्छा है, लेकिन इसमें ना एक ही प्रॉब्लम आती है इस पर्टिकुलर मेथड में कि जब हम प्रेजेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट में ही आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट आएगा, जो हमारा डायनेमिक कंटेंट होता है। क्लियर? सो जो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव है उसको थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है कि आपने जो उसमें पॉइंट्स मेंशन होंगे, वो आप किस तरीके से करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है साइबर अटैक्स अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। तो जो ये साइबर अटैक वाला है,
सो जो प्रेजेंट वाला फॉर्मेट आएगा, यानी कि जो प्रेजेंट वाला पैराग्राफ आप लिखोगे कंटेम्प्रेरी इशू वाला, तो उसमें भी आपके पास एक्सटर्नल थ्रेट्स होंगे, इंटरनल थ्रेट्स होंगे, देन लोकल थ्रेट्स होंगे। अब सारी चीज़ें अगर आपने एक साथ ही मिसमैच कर रहे हो, आप कहीं पे भी कोई चीज़ मेंशन कर दे रहे हो, देन आपने एक एग्जांपल दे दिया कि साइबर अटैक हुआ इंडिया में, देन आपने साइबर फ्रॉड्स का एग्जांपल देना स्टार्ट कर दिया। सो जो ये चीज़ें आप करोगे तो इनको ऑर्गेनाइज मैनर में करना पड़ेगा कि पहले आपने एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में बात करी, देन आपने इंटरनल थ्रेट्स के बारे में बात करी, देन फाइनली आपने लोकल थ्रेट्स की बात करी। क्लियर? और इनके इम्प्लीकेशंस भी उसी तरीके से आपको एक फॉर्मेट में बनाने हैं। सो ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग योर प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, जो कि वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है और हम क्या हो जाते हैं, गुम से जाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन में। क्लियर? सो जब भी आपने ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना है, जो कि मोस्टली हम करते भी हैं, मैं पर्सनली जब भी मेरे पास कम टाइम होता था, मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पर्सपेक्टिव में ही अपना ऐसे लिखता था। सो इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट एंड कन्वीनियंट मेथड। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस प्रेजेंट वाला पर्सपेक्टिव। और 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस, इसमें आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। ये तो वैसे आप किसी भी टॉपिक के साथ यूज़ कर सकते हो। क्लियर? सो आई होप ऑल दीज़ 3 मेथड्स आर क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है, एज़ आई ऑलवेज से, आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। नाउ हमारे पास आता है कंक्लूजन वाला पार्ट। व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन का मतलब होता है आपने पूरे एस्से में जो आपका इंटेंशन है वो मेंशन करना है। ठीक है? एस्से का इंटेंशन बताओ कि व्हाट डज एस्से से और उसका मेन मोटिव क्या है। दूसरा पार्ट उसमें ऐड जो आप करते हो वो है आपका एक सजेशन है, एंड बोल सकते हैं ना एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करने वाली बात, कि आपने कोई भी सजेशन दे दिया, कोई एक फ्यूचर के लिए आपने एक विशफुल थिंकिंग दे दिया, विशफुल विजन दे दिया। क्लियर? तो विजन आपने बतानी है कि आपका विजन क्या है इस टॉपिक को लेके, एंड इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड नेवर बी नेगेटिव। क्लियर? सो ऑलवेज एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाहें तो एक कुछ सर्टेन कीवर्ड्स के साथ अपने ऐसे को एंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कुछ डेवलपमेंट्स के रिलेटेड कुछ आ रखा है या नेशनल ग्रोथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक चल रहा है, दैट इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस इन इंडिया फॉर एग्जांपल, लेट्स जस्ट टेक। सो आपने उसमें मेंशन कर दिया दैट इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस इन इंडिया विल लीड टू इज प्रिकर्सर फॉर बिकमिंग द विकसित भारत एंड द समर्थ भारत। सो इस टाइप के कीवर्ड्स अगर आपने यूज करने सीख लिए तो आपका एक जो कंक्लूजन पॉइंट है वो और अच्छा बन जाता है। क्लियर? सो ऑलवेज एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, और उसमें अगर आप कुछ स्ट्राइकिंग कोटेशन डाल सकते हैं, आप कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हैं, सो वो तो चेरी ऑन द टॉप होता है। क्लियर? सो आई होप कंक्लूजन इज ऑल्सो क्लियर। कंक्लूजन में आपको क्या करना है, इंटेंशन बतानी है, फ्यूचर के लिए एक विजन देना है, पॉजिटिव सेंटेंस और कीवर्ड में खत्म कर देना है। नाउ ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने बॉडी और कंक्लूजन सब कुछ कंप्लीट कर दिया। नाउ कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई ऐसे लिख रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपको जो भी चीज़ आपने लिखी है तो आप कोशिश करो कि आप उसको सब्सटेंशिएट कर पाओ एग्जांपल्स के साथ, अपने फैक्ट्स के साथ। अब लेकिन अगर नहीं है फैक्ट्स तब क्या करोगे? तो तब आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा विदाउट फैक्ट्स, बट ऑलवेज ट्राई टू सब्सटेंशिएट। आपके ऐसे में कम से कम अगर 3-4 डेटा पॉइंट्स हैं मिनिमम, सो दैट इज़ वेरी गुड। उससे कम होंगे तो कहीं न कहीं आपके मार्क्स कम होंगे। क्लियर? नाउ अब स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों पे कि आपने ऐसे स्टार्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है। सो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपको जैसी टॉपिक दिखता है आपके दिमाग में आइडियाज़ की ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको स्टार्ट करनी है, एंड यू थिंक कि आपने क्या-क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो, उससे कोरिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हैं। मैं हमेशा क्या करता था ना कि जो मैंने वो एस्पेक्ट्स बताए आपको सारे, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, जियोपॉलिटिकल, मैं सबको अपने दिमाग पे रखता था, एक-एक करके देखता था कि कौन-कौन से एस्पेक्ट्स मेरे दिमाग में आ सकते हैं अच्छे से, एंड देन आई वुड मेक पैराग्राफ्स फॉर ईच ऑफ देम। या अगर मैं पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर भी कर रहा हूँ तो उसमें मैं सेग्रीगेट करता था कि मैं किसको किस पैराग्राफ में लिखूँगा। सो अपने माइंड में मैं कर लेता था। इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट कीप इट इन योर हेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि आप भूल जाओगे, सो आप एक कहीं पे कॉपी के किनारे में भी कर सकते हो। ठीक है? रफ में आप बनाओ अपना एक रोड मैप कि आपने कैसे-कैसे अपने पैराग्राफ सेटअप करने हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़ जो होती है कि यूज़ ऑफ कीवर्ड्स। मैं हमेशा अपने एसेज में कोशिश करता था कीवर्ड्स का यूज़ करूँ। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कई बार ना हमारे न्यूज़ में आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं। जैसे कि हमारा जो विकसित भारत 2047 का जो गोल है, वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। लेटरलिज़्म आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। सप्लाई चेन डिसरप्शन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपोलैरिटी, देन डीकपलिंग। सो ये जो टर्म्स हैं,
जो ज़्यादा न्यूज़ में चलते हैं, उनको आपको यूज़ करना है अपने ऐसे में। इट शोकेसेस योर अवेयरनेस और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे इस वजह से। क्लियर? सो आपको कीवर्ड्स यूज़ करने हैं और ये कीवर्ड्स आप ना अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे आप रफ में लिख भी सकते हो, अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे। सो मेक अ रफ नोट हाउ यू आर गोइंग टू राइट एन एसे और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करना है। बिकॉज़ अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो चांसेस है कि आप आगे पीछे कर दोगे पॉइंट्स को, क्योंकि आपको लिख रहे हो, आपको अचानक से कोई पॉइंट याद आया, आपने वो लिख दिया। फिर थोड़ी देर बाद आपको अचानक से कुछ उससे कनेक्टेड आया, फिर आपने नीचे दूसरी जगह पे लिख दिया। सो उससे क्या होता है ना कि एग्ज़ामिनर भी कन्फ्यूज़ होता है कि यार ये कैसा ऑर्गनाइज़ेशन किया है। सो एग्ज़ामिनर को समझ आता है कि इस बच्चे के पास ऑर्गनाइज़िंग कैपेबिलिटी नहीं है। ही इज़ जस्ट रैंडमली राइटिंग थिंग्स। सो डोंट डू दैट एंड अवॉइड दैट मिस्टेक। क्लियर? नेक्स्ट कुछ चीज़ ऐसी है जो अवॉइड करनी है, वैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको। जैसे कि रेपिटिशन आपको नहीं करना है, फैक्ट्स का या कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि वर्ड चेंज करके फिर वही चीज़ बार-बार आप लिख रहे हो। सेकंड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम टॉपिक। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैंने देखा है, मैंने चेक भी किया था अभी 2025 के एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे को एसेज़ आते थे, दे यूज्ड टू सेंड मी एंड जब मैं पढ़ता था मैं देखता था कि रेलेवेंट नहीं है, टॉपिक से ड्रिफ्ट अवे हो गए। सो अवॉइड दैट। अपने टॉपिक से ही आपको स्टिक करना है, जितना है थोड़ा बहुत आप हल्का-फुल्का आप थोड़ा एक्स्ट्रा बता सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप टॉपिक से ही दूर चले गए। आपका टॉपिक है कि इंडिया का डिफेंस एंड आप चले गए हो बॉर्डर सिक्योरिटी पे, ठीक है? सो बॉर्डर सिक्योरिटी एक कंपोनेंट हो सकता है, बट आप पूरा का पूरा टॉपिक ही लेके आप बॉर्डर सिक्योरिटी पे बना दो, तो इंडियन डिफेंस में सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी तो नहीं आती, मैरीटाइम सिक्योरिटी भी आती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। क्लियर? नाउ लास्ट वन इज़ शोइंग द बायसनेस और एक्सट्रीमिटी इन टॉपिक। ये तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। मोनोटोनस नहीं होना है और बायस तो बिल्कुल ही नहीं होना है। सो ऑलवेज कीप अ बैलेंस्ड ओपिनियन, ऑलवेज बी न्यूट्रल इन योर स्टांस व्हाइल राइटिंग योर एसे। सो ओवरऑल ये है हमारा पूरा एसे राइटिंग का समरी जो मैंने आपको समझा दिया। नाउ इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये लिख रहे हो तो आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। तो टाइमिंग कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है। तो अगर आप बिगिनर हो तो ऑब्वियसली आपका टाइम ज़्यादा आएगा। सो डोंट वरी अबाउट टाइम। शुरू में तो टाइम देखना ही नहीं है, आपको बस लिखना है। लेकिन जब आप एक डिसेंट नंबर ऑफ ऐसे लिख दिए, मान लिया आपने 30-35 ऐसे लिख चुके हैं, नाउ यू आर कंफर्टेबल विद राइटिंग, नाउ यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर टाइम कि मैंने इतने मिनट में ही लिखना है और इतना मुश्किल नहीं होता है। आपकी एक बार हैबिट बन जाए देन यू कैन राइट वेरी गुड ऐसे इवन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? सो शुरू में टाइम को नहीं देखना है, लेकिन एक बार जब आपने बेसिक कवर अप कर लिए हैं, आपने डिसेंट नंबर ऑफ ऐसे लिख दिए, देन स्टार्ट एनालाइजिंग योर टाइम एंड सी कि आप कौन से वाले पार्ट में ज़्यादा टाइम ले रहे हो। क्या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में ज़्यादा टाइम लेते हो? क्या आप राइटिंग में ज़्यादा पॉइंट टाइम लेते हो? ठीक है? सो वो चीज़ आपको देखनी है। सो ओवरऑल अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ऐसे में एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक इट इनटू द लिस्ट। सो ये एंडिंग है इस वीडियो की और अगर आपको कोई डाउट है एज़ ऑलवेज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जय हिंद। कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग।